नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश हरवानी, नोबल गैस्ट्रो हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्लेसिया कार्डिया पे। दोस्तों, एक्लेसिया कार्डिया में मरीज को निगलने में तकलीफ होती है। तो पहले तो निगलने की तकलीफ क्यों होती है वो हम जान लेते हैं। निगलने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है मैकेनिकल कारण और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल कारण। मैकेनिकल कारण मतलब कि अन्न नली के अंदर या तो छाला गठान होना या तो फिर अन्न नली की जो नसें और मसल्स हैं वो कमजोर हो जाना, जिससे निगलने में तकलीफ हो सकती है। तो एक्लेसिया कार्डिया जो है वो नॉन मैकेनिकल कारण में माना जाता है। उसको मेडिकल भाषा में डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इसमें जो अन्नली और पेट के बीच का जो वाल होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है, यानी कि वो खुलता नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि अन्नली और पेट के बीच का जो वाल है वो खुल जाता है, खाना नीचे उतर जाता है और फिर वो बंद हो जाता है। एक्लेसिया कार्डिया में कुछ केमिकल ढंग से न बनने की वजह से ये वाल खुलता नहीं है और इस वजह से आपका जो खाना है वो वहीं के वहीं अटक जाता है। अब अटकने की वजह से क्या होता है कि आपको छाती में जलन भी हो सकती है, आपको छाती में दर्द भी हो सकता है। आप जब रात को लेटते हैं तो वही खाना मुंह से या नाक से बाहर भी आ सकता है और ऑब्वियस है कि अगर खाना नीचे नहीं उतर रहा है तो दिन ब दिन आपका वजन भी कम हो सकता है। तो इसे कहते हैं एक्लेसिया कार्डिया। तो इसके लिए क्या किया जाए? स्वाभाविक है कि इसके लिए सबसे पहले एंडोस्कोपी की जांच की जाती है, जिसमें हमें यह पाया जाता है कि आपकी अन्न नली में ही आपका खाना हमें दिख जाता है। दूसरा, जो वाल है वहां पे इतना टाइट होता है, इतना कड़क वाल होता है कि हमें हमारी एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन जो है वो पेट में उतारने में भी दिक्कत होती है। तो जब हम एंडोस्कोपी करते हैं उस पे हम एक्लेसिया सस्पेक्ट करते हैं। ये डायग्नोसिस सिर्फ एक्लेसिया का एंडोस्कोपी से नहीं बन जाता है, हम लोग सस्पेक्ट करते हैं, यानी कि डाउटफुल डायग्नोसिस होता है। इसको कंफर्म करने के लिए मैनोमेट्री नाम की एक जांच होती है, जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार का एक्लेसिया है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो दोस्तों, आज हम एक्लेसिया कार्डिया की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसको कहा जाता है पोएम, यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। पर ओरल यानी कि मुंह से, बिना कोई सर्जरी के। ये ऑपरेशन सर्जरी से भी होता है, लेकिन अभी लेटेस्ट टेक्निक से ये एंडोस्कोपी से भी किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है वो भी हम समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वाल टाइट हो जाता है। अब ये वाल जो होता है वो मसल से बनाया जाता है, मसल से बनता है ये वाल। तो मसल आपका टाइट है, यानी कि इस वाल को खोलने के लिए हमें मसल को ढीला करना होगा। तो हम कैसे एंडोस्कोपी से ये करते हैं? अब जैसे कि हमारे पास एक दीवार है, एक वॉल है, दीवार है, वो हमारे लिए एक दीवार है। ये पीछे की दीवार हमारे लिए एक दीवार है, लेकिन अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें 4 प्रकार के लेयर आएंगे। जैसे कि पहले पेंट आएगा, उसके बाद सीमेंट आएगा, ईंट आएगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारी अन्न नली में भी 4 दीवारें होती है। अगर उसको कट किया जाए तो 4 दीवारें होती है, जैसे कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर और सीरोजा। तो मसल लेयर जो होती है, जिसकी वजह से वाल टाइट हो जाता है, उसको हमें कट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एंडोस्कोपी से अन्न नली में एक सुरंग बनाते हैं, यानी कि टनल बनाते हैं, जो 3rd लेयर मसल होती है वहां पे। दूसरे और तीसरे लेयर में सुरंग बना के हम अंदर जाते हैं और इसको कट करके हम लोग सुरंग को बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसको बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, और इससे एक्लेसिया कार्डिया आसानी से बिना सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है। इसमें 1 रात के एडमिशन की आवश्यकता होती है। 1 रात
खाना खाना नहीं होता है, दूसरे दिन हम आपकी बेसिक एक्सरे की जांच करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, ये एंडोस्कोपी से ही किया जाता है। अब आपको ये भी प्रश्न होगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो कभी कभार इसमें 1000 में से 5% या 10% लोगों को ब्लीडिंग होता है या फेफड़ों में सूजन आ सकती है, लेकिन वो इजीली मैनेजेबल है। एक्सपर्ट हैंड में ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप जरूर संपर्क करें। मैंने आपको एक्लेजिया कार्डिया के बारे में और इसकी जो लेटेस्ट टेक्निक है पोएम पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, जो बिना ऑपरेशन के एंडोस्कोपी से होती है, उसके बारे में काफी जानकारी दी है। अगर फिर भी किसी भी समय आप कोई भी सहायता चाहें तो दिए गए ईमेल, व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। નમસ્તે, મારું નામ પૂજા ભાટિયા છે. હું અમદાવાદથી છું, પણ છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદથી બહાર રહું છું મારા કામના લીધે. 2020માં મને એક પ્રોબ્લેમ હતો કે મને આખા દિવસ દરમિયાન કંઈ ના હોય, પણ રાત્રે હું જ્યારે ઊંઘું તો મને બહુ જ ઉધરસ થાય અને આખા દિવસમાં મેં જે પણ ખાધું હોય એ હું બધું વોમિટ કરી દઉં. પેન્ડેમિક હતું એટલે મેં કોઈક ડૉક્ટરની એવી કોઈક વિઝિટ લીધી નહોતી, બટ ફોન ઉપર મને એક ડૉક્ટરે સલાહ આપી હતી એન્ટાએસિડ્સ માટે. એન્ટાએસિડથી એવો પ્રોબ્લેમ હતો, એન્ટાએસિડથી ઇન્ડાઇજેશનનો જે પણ પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ જતો, બટ ઉધરસ જતી નથી અને રાત્રે ઉધરસ આવે અને બહુ જ બધું એસિડ એઝ અ વોમિટ ફોર્મમાં નીકળતો હતો. સો ધીસ વોઝ રિયલી અ પ્રોબ્લેમ, બટ થ્રુ આઉટ 2020 કંઈ થયું નહીં. એન્ટાએસિડથી જ મેં કામ ચલાવ્યું અને 2021માં મેં થરો ચેકઅપ કરાવ્યો. થરો ચેકઅપ પછી મને એવું ખબર પડી કે મને એક્લેશિયા કાર્ડિયા ટાઈપ 2 છે અને ડૉક્ટરે મને કીધું કે આનું સોલ સોલ્યુશન ઇઝ ટુ ગેટ સર્જરી ડન. સિન્સ હું કેરલામાં રહું છું અને મારી આખી ફેમિલી અમદાવાદમાં છે, તો ડૉક્ટરે જ મને સલાહ આપી કે ઇટ વિલ બી બેટર કે તમે અમદાવાદ જઈને આ સર્જરી કરાવો. હું અહીંયા જોબ ઉપર છું અને મારી પાસે બહુ જ લિમિટેડ ટાઈમ હતો સર્જરી માટે અને પોસ્ટ સર્જરી કેર કરવા માટે. તો હું જ્યારે અમદાવાદ આવી તો મારા એક ઓળખીતા ડૉક્ટર છે, એમણે મને નોબલ ગેસ્ટ્રો હોસ્પિટલનો રેફરન્સ આપ્યો અને ડૉક્ટર હારવાનીનો રેફરન્સ આપ્યો. હું એમને તરત જ મળી લીધું અને ઇટ વોઝ રિયલી વેરી સરપ્રાઇઝિંગ. લાઈક મેં એમને મારા લિમિટેશન્સ કીધા હતા કે આઈ વોન્ટ બી સ્ટેઇંગ ફોર અ લોંગ ટાઈમ ઇન અમદાવાદ. એમણે જરાય વિલંબ કર્યા વગર મને બીજા જ દિવસે હોસ્પિટલમાં એડમિશન આપી દીધો એન્ડ વિધિન 3 days આઈ વોઝ આઉટ ઓફ ધીસ પ્રોબ્લેમ. મારે 3 દિવસમાં સર્જરી થઈ ગઈ. સર્જરીના ટાઈમે જે પણ મારા ક્વેરીઝ હતા, મારી ફેમિલીની જે ક્વેરીઝ હતી, એકદમ નાની પણ નાની ક્વેરી એમણે બહુ જ શાંતિપૂર્વક અમને બધું જ કીધું. પોસ્ટ સર્જરી પણ એમના તરફથી સપોર્ટ બહુ જ સારો હતો. નોટ ઓનલી ડૉક્ટર હારવાની, ઇવન ડૉક્ટર હારવાનીના જે કોલિગ્સ છે, જે એમનો કોર ટીમ છે, ડૉક્ટર નિહાલી, ડૉક્ટર સમીર ટંક, ડૉક્ટર કિરણ, ઇવન ધ સ્ટાફ મેમ્બર્સ બહુ જ સારી રીતે ખ્યાલ રાખ્યો અને માય સ્ટે એટ નોબલ ગેસ્ટ્રો હોસ્પિટલ વોઝ એકચ્યુઅલી વેરી વેરી નાઇસ એન્ડ વિધાઉટ એની પેઇન. મને એવું લાગ્યું જ નહીં કે હું સર્જરી માટે એક હોસ્પિટલમાં એડમિટ થઈ હતી. થેન્ક યુ.